गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास का आंसर दो। आचार्य चरक के अनुसार त्रिफला और बदर के भेद कौन से महाकषाय में थे? विरेचनोपक, है ना? विरेचनोपक। मधुर त्रिफला में कौन कौन से तीन द्रव्य आएंगे? या गंभारी, खरजूर और द्राक्षा। और स्वल्प त्रिफला में द्राक्षा किससे रिप्लेस हो जाएगा? परुषक से, है ना? वहां पर गंभारी, खरजूर और क्या हो गए? परुषक। पर नॉर्मली वी नो कि महती त्रिफला, कषाय त्रिफला या त्रिफला मतलब अपने कौन से? तो हरित की, विविध की और आम्ल की, है ना? ऐसे करके हम देखते हैं। विरेचनोपग में हमने बाकी पीलू देखा था, है ना? और बाकी मतलब अपने त्रिफला तो थे ही। और बदर के प्रकार थे, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। द्राक्षा, काश्मरी और परुषक भी वहां पर थे। ओके। हमने तृष्णा निग्रहण महाकषाय देखा था। उसमें षडंग पानी का एक द्रव्य नहीं था। कौन सा? उशिर नहीं था, है ना? बाकी हमने देखा था कि नागर, धनव्यास, नागरी शुंठी, तो ये तो षडंग पानी का कंटेंट है ही। ओके। धनव्यास थे, गुरुची था और किरात तिक्त, पटोल ये भी थे। जो किरात तिक्त, गुरुची है, पटोल है, ये अपने तृप्तिग्ना में भी आते हैं और तृष्णा निग्रहण में भी आते हैं। ओके। बाकी हमने देखा था वंगसेन और वृंद ने बोला था षडंग पानी में शुंठी इंक्लूड नहीं करना है। शुंठी की जगह पर क्या बताया था? धान्यक, है ना? धन्यवाद अलग है, धान्यक अलग है। ओके। तो बोले थे धान्यक मत का हम वहां पर प्रयोग करवा सकते हैं करके। ओके। बदर बीज किस में इंक्लूडेड है? हिक्का निग्रहण, है ना? हिक्का निग्रहण। भल्लातक अस्थि किस में आएगा? दीपनीय महाकषाय। और आम्र अस्थि किस में? या पुरुष संग्रहणीय में आम्र अस्थि करके हमने देखा था। पुरुष संग्रहणीय में हमने देखा था कि मोक्ष रस, धातकी, समंगा ये सब आ रहे थे। कटवंग था, कटवंग श्योनाक का पर्याय था। ओके। आचार्य शारंगधर जब स्तंभन के द्रव्य बताते हैं तो दो एग्जाम्पल देते हैं। कौन से? शारंगधर के अनुसार स्तंभन के दो द्रव्य, या वत्सक और शोनाक, है ना? डेट इज वत्सक और टुनटुक करके बताते हैं, है ना? यहाँ पर हम देख रहे हैं शारंगधर ने वत्सक और टुनटुक करके दो द्रव्य बताए थे। किसके? स्तंभन के। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पुरुष संग्रहण भी का मीनिंग भी वही है, जहाँ पर मल को रोकना है। ओके। स्तंभन का मतलब भी वही है, जहाँ पर हम मल को रोक रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुरुष संग्रहण महाकषाय तो चरक बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या, तो यहाँ पर शोनाक डेट इज टुनटुक को तो इंक्लूड किया है यहाँ पर। ओके। आ गया अपना यहाँ पर। ओके। डेट इज शोनाक, कटवंग, टुनटुक बना है दिसंबर पर्यायवाची। बट इन्होंने कोटच को इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान में रखो। आचार्य शारंगधर स्तंभन के दो एग्जाम्पल देते हैं, वत्सक और टुनटुक। और यहाँ पर हम पुरुष संग्रहणीय महाकषाय जब देख रहे हैं तो सीधी बात है, वहां पर शारंगधर के स्तंभन से कंपैरिजन हो गई, क्योंकि दोनों का मीनिंग वही है। पुरुष संग्रहणीय मतलब मल को रोकना, इवन स्तंभन मतलब भी यहाँ पर मल को रोकने की बात चल रही है। तो शारंगधर ने एग्जाम्पल दिया था वत्सक और टुनटुक। ओके। और जो पुरुष संग्रहणीय महाकषाय में टुनटुक मतलब शौनक तो इंक्लूड हो गया, बट वत्सक डेट इज कूटज इंक्लूड यहाँ पर नहीं हुआ है ना? ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ब्राह्मण यष्टि का किसका पर्याय देखा था हमने? पद्मा, दैट वाज अपना भारंगी, है ना? तो पद्मा, ब्राह्मण यष्टि का, भारंगी वन एंड द सेम। हर यष्टि का किसका पर्याय बताया था मैंने? या खरेष्ठी का किसका है? तो बला का पर्याय, ध्यान में रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पुरुष विरजनीय महाकषाय देखा था। उसमें शल्यकी भी था, शाल्मली भी था और श्री वेष्टक भी था। ध्यान में रखना है। शल्यकी का निर्यास कुंदरू, शाल्मली का निर्यास मोचरस और श्री वेष्टक किसका निर्यास था? सरल का, है ना? सरला इस त्रिवृत। ओके। सरला, सुवाहा ये त्रिवृत है। सरल इज वन ऑफ द द्रव्य अपना पाइनस रॉक्सबर्गाई। ओके। तो पाइनस रॉक्सबर्गाई, उसके मतलब हम निर्यास को क्या बोलेंगे वहां पर? तो वी शुड नो कि श्री वेष्टक या गंध विरोजा बोल रहे हैं। और उसी में से हम तारपीन का तेल निकाल रहे थे। इसमें तिल के कण भी आए थे। इसमें कमल का एक प्रकार भी आया था। कौन सा कमल का प्रकार था पुरुष विरजनीय में? उत्पल, है ना? उत्पल। कमल के 7 प्रकार कहाँ पर आते हैं? कौन से भाग? मूत्र विरजनीय, है ना? मूत्र विरजनीय में कमल के 7 प्रकार आएंगे। ओके। बट पुरुष विरजनीय में कमल का केवल एक ही प्रकार आएगा, दैट इज उत्पल आएगा। यहाँ पर भ्रष्ट मृत बीता, भुनी हुई मिट्टी। मृत कहाँ पर आएगा? या मृत कहाँ पर आएगा? छर्दी निग्रहण। और फिर बाद में हमने भ्रष्ट मृत तो देख लिया, जहां पर पुरुष विरजनीय। मृत कपाल कहाँ पर आएगा?
या अमृत कपाल आएगा तो शोणित स्थापन में, ऐसे करके हमने देखा हुआ था। ठीक है? ये सब हम देख चुके थे, पुरुष संग्रहणीय हो गए, पुरुष विरजनीय हो गए, मूत्र विरजनीय भी हम देख चुके थे। मूत्र विरजनीय में हमने देखा था कि कमल के 7 प्रकार थे। कमल के 7 प्रकार के अलावा और कौन से 3 द्रव्य थे अपने? या मधुक, प्रियंगु और धातकी, है ना? मधु की सीएसटी मधु, प्रियंगु कषाय रसात्मक वाला, धातकी कषाय रसात्मक वाले। ओके? मधुक आ गया तो ये मूत्र विरेचनीय में दैट इज एसटी मधु, और मधुक दैट इज महुआ आ गया तो पुरुष विरेचनीय में देखा था हमने। ओके, ऐसे अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ तक हम देख चुके थे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज मूत्र विरेचनीय, जहाँ पर यूरिन की आउटपुट बढ़ा रहे तो ऐसे द्रव्य है। अब यूरिन की आउटपुट बढ़ाने वाली जब बात आती है तो दो द्रव्य अपने दिमाग में कॉमन आते हैं, एक गोक्षुर और एक पुनर्नवा, है ना? बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाली कॉन्सेप्ट है। या आयुर्वेद वाले किसी भी मतलब एक स्टूडेंट को या डॉक्टर को पता होता है कि मूत्र विरेचन, जब भी नाम सुनते हैं मूत्र विरेचन, तो दो द्रव्य अपने दिमाग में आते हैं। कौन से? एक आता है गोक्षुर और दूसरा आता है पुनर्नवा। तो यहाँ पर स्वदंष्टा इज गोक्षुर और वसु को मतलब किसका पर्याय? तो पुनर्नवा का। तो ये दोनों तो आ गए। जो मेजर हम यूज करते हैं गोक्षुर पुनर्नवा किसके लिए? मूत्र एक्शन के लिए, वो दोनों है। पहला क्या बताया? वृक्षादनी। इस बार के मैच द फॉलोइंग में वृक्षादनी भी था, है ना? एक मधुक था, जो हम देख रहे थे कि मूत्र विरजनीय। दूसरा मधुक था, जो हम देख रहे थे पुरुष विरजनीय। वन ऑफ द थिंग वाज वृक्षादनी। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैच द फॉलोइंग मोस्टली द्रव्य गुण या वी कैन से द्रव्य गुण के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मोस्टली मैच द फॉलोइंग के ऊपर आते हैं। चल तो रहा अपना चरक सूत्र 4, षड विरेचन शताश्रित अध्याय, बट ये पूरे द्रव्य गुण का पार्ट है। चरक सूत्र 25, 26, 27, ये भी सब द्रव्य गुण के पार्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पहला द्रव्य देख रहे हैं वृक्षादनी, है ना? अब आदन मतलब क्या होता है? कि लेना। तो वृक्षादनी मतलब वृक्ष से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पैरासिटिक प्लांट है। कौन सा? तो बंदाक, है ना? तो यहाँ पर वृक्षादनी मतलब वृक्ष से जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्लांट है? बंदाक। और लास्ट टाइम मैंने बोला था, याद कैसे रखो? अब देखो, जब भी फॉर एग्जांपल कोई बॉयज ट्रिप चल रही है, रास्ते में जा रहे हैं, उनको यूरिन लगी है, दे वोंट वेट कि भाई कि मतलब शौचालय आएगा, सुलभ शौचालय आएगा, वहां पर हम यूरिन पास करेंगे। जहां पर वृक्ष देखा वहां पर यूरिन पास कर दिया। ऐसे करके मैंने स्टोरी बताई थी लास्ट टाइम, है ना? तो ये सब बातें याद हो जाती है, तो इतना अपने को कैच करने आना चाहिए। आया था डायरेक्ट वृक्षादनी, कि वृक्षादनी मैच द फॉलोइंग करो करके, तो ये मूत्र विरेचनीय का है ना? क्योंकि वृक्षादनी, वृक्ष से ही सुनते ही अपने को याद आता है चलो यूरिन पास करो करके, एटलीस्ट बॉयज के बारे में बता रहा हूँ मैं। और एक बात तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टिंग 2-3 द्रव्य तो अच्छी तरह से याद रखो, है ना? तो ये सब गलती नहीं करना है। अगर ये आप गलत कर दोगे तो फिर यहाँ पर आपके मार्क्स जाएँगे, और मार्क्स यहीं पर अगर जो टफ वाले देखो, 10-15 क्वेश्चन्स तो ऐसे होते हैं जो सभी के लिए टफ होते हैं, 15 क्वेश्चन्स वगैरह। वो गलत गए, वो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं अटेम्प्ट किया। बट जो बाकी 100, 105 वगैरह होते हैं ना, यहाँ पर आपका होता है कि कम से कम गलती करो, तो 350 को हम पुश करें वहाँ पर, ऐसा होना चाहिए, है ना? तो वृक्षादनि, ये बंधक का पर्याय है, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट किसका पर्याय है, बट वी शुड नो वृक्ष देखकर हम यूरिन पास करें, तो मूत्र विरेचनीय का। बाकी स्वदर्शना बशुक आ गए थे, यूरिन कौन पास करा था? तो बशीर नाम का सुन लेना। बशीर नाम का एक लड़का था, वृक्ष देखा, उसने यूरिन पास कर दिया। बाकी पाषाण भेद, ये पाषाण भेद हम कॉमनली यूज करते हैं अश्मरी भेदन करने के लिए, रीनल स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए। नाम ये ना, पाषाण भेद, वर्जीनिया लिगुलेटा, सैक्सी फ्रैगेसी फैमिली का है ये। ओके, तो पाषाण भेद ये अश्मरी का भेदन तो कर रहा है, यूरिन का आउटपुट भी बढ़ा रहा है, ताकि जो अश्मरी टूटे हुए हैं, वो बाहर भी निकल जाए करके। बाकी अपने कौन से हैं? तो तृण पंचबुल के दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इत्कट मूल। अब आप बोलेंगे गुद्रा तो नहीं आता है, डजंट मैटर, इत्कट, शर, कुश, काश, दर्भ, तो ये सब ऑलमोस्ट अपने तृण पंचबुल के द्रव्य है ना? बाकी अपने दो द्रव्य जो है, तो ये तो मूत्रल में मतलब बहुत ही फेमस है, वी ऑल नो, गोक्षर और पुनर्नवा, ये आ गए। बाकी क्या हमने देखा कि वशीर ने वृक्ष पे यूरिन पास कर दिया। ओके, तो वशीर और वृक्षादनि भी यहाँ पर आ गए और पाषाण भेद भी यहाँ पर आ गया। रट्टा नहीं मानना ज्यादा। ऋण पंचमूल के नॉर्मल हमने देखे थे, स्तन्य जनन में भी अपने आ गए थे। स्तन्य से आप, मूत्र से आप, तो स्तन्य की वृद्धि करना है, मूत्र की वृद्धि, मूत्र विरेचनीय मतलब यूरिन का आउटपुट बढ़ा रहे तभी तो बाहर निकाल रहे हैं उसको, है ना? तो दोनों जगह पर जो जलीय महाभूत वाले द्रव्य है, उनकी वृद्धि की बात चल रही है, तो इसीलिए अपने तृण पंचमूल के द्रव्य वहां पर आ जाएंगे, सिंपल से लॉजिक। ओके, उसके बाद में हम देख रहे हैं कासहर द्रव्य, है ना? अब कासहर द्रव्य में पहले तो एक याद रखना है, एक वाग्भट श्लोक बोलते हैं, है ना? एक रेफरेंस बोलते हैं, बोलते हैं सर्वेषु
श्वास कासेषु केवलम व विविधकम। कि सभी प्रकार के श्वास और कास में हम केवल विभितक का प्रयोग करवा सकते हैं। कि कास के 5 प्रकार, श्वास के 5 प्रकार। तो बोले सभी प्रकार के श्वास और कास में हम केवल विभितक सिंगल ड्रग का यूज़ करेंगे तभी भी अपने को रिज़ल्ट मिलेगा। ये बहुत ही फ़ेमस बात है ना? बट कास और महाकषाय में हम देख रहे हैं, आचार्य चरक ने विभिक्ति को वर्णन ही नहीं किया है। ओके? हरित की बोल दिया, आमल की बोल दिया, त्रिफला में से। और विभिक्ति के बारे में जो इतना फ़ेमस है और जब आप प्रैक्टिकली भी देखोगे अगर आपके पास त्रिफला है, हरित की, विविध की, आम्ल की, तो आप विविध की को यूज़ करोगे कास में। बट आचार्य चरक ने यहाँ पर कास और महाकषाय में विविध की का वर्णन किया ही नहीं है ना? सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले। और हरित की, आमल की आ गए। अब दूसरी बात अगर आप ध्यान में रखोगे, जब कास के बारे में चरक डिस्क्राइब करते हैं, तो आचार्य चरक क्या बोलते हैं वहाँ पर? अधः प्रतिहत वायु, कि नीचे के डायरेक्शन में जाने वाली जो वायु थी, दैट मीन्स अपना अपान वायु। उसको उदान भाव मिल जाता है। अपान वायु की डायरेक्शन कैसे होती है? नीचे की ओर। तो बोले यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसको उदान भाव मिल जाता है। उदान वायु की गति कैसे होती है? ऊपर। तो ये नीचे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो अपान वायु ऊपर की ओर जाएगा और किसके साथ मिलेगा? तो उदान वायु के साथ मिलेगा। ये कौन बता रहे हैं? आचार्य चरक, है ना? बोले अधः प्रतिहत वायु को उदान भावम आपन्नम करके बोलते हैं कि उदान भाव की ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। तो ये चरक के अनुसार हो गया कि कास में उदान वायु प्लस अपान वायु की दृष्टि हो रही है। आचार्य सुश्रुत क्या बताते हैं? बोलते हैं प्राणो ही उदान अनुगतः, प्राणो ही उदान अनुगतः। ओके? अब प्राण वायु की नॉर्मल डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की ओर। उदान वायु की गति कैसे होती है? ऊपर की ओर, है ना? अब प्राण वायु को अगर फॉर एग्जांपल फॉर ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने लंग्स में वगैरह क्या है, तो म्यूकस वगैरह का कलेक्शन हो गया है ना? तो उसकी वजह से प्राण वायु की अधोगति नहीं होगी, वो भी क्या करेगा? उदान अनुगत, उदान के साथ मिलकर बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा? मुख से बाहर निकलेगा। और कैसे आवाज के साथ निकलेगा? तो भिन्न कान से स्वन तुल्य घोषः, हम करके देखते हैं। भिन्न कांस्य, है ना? कांस्य के पात्र टूटे हुए, जैसे आवाज़ करते हैं, वैसे मतलब आवाज़ करते हुए कास अपने को आएगा, खाँसी आएगी, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या-क्या देख लिया? चरक बोलते हैं कि अधः प्रतिहत वायु, कि मतलब अपान वायु जो नीचे की ओर जा रही थी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसको उदान भाव मिल गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? तो कास हो रहा है ना? ये कौन बता रहे अपने? आचार्य चरक। आचार्य सुश्रुत बताए प्राणो ही उदान अनुगतः, कि प्राण वायु की उदान के साथ गति हो जाती है, तो मुख से बाहर निकलते हैं, कैसे? तो बोलते हैं टूटे हुए कांसे के पात्र के समान आवाज करते हुए। तो अपने को इतना पता है, यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, जो वायु की अधोगति हो रही थी, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। सुश्रुत के अनुसार प्राण वायु की हो रही थी, है ना? और चरक के अनुसार वहां पर अपान वायु की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। बट दोनों की अधोगति में ऑब्स्ट्रक्शन थी, है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? मोस्टली विरेचन करने वाले द्रव्य यूज करेंगे, है ना? क्योंकि विरेचन करने वाले द्रव्य जब मल को बाहर निकालते हैं अधोगति से, तो वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी वायु की अनुलोम गति होनी थी, प्राण वायु, अपान वायु, उनकी गति ठीक तरह से होगी। तो यहाँ पर आप मोस्टली देखोगे कि विरेचन करने वाले द्रव्य, द्राक्षा, वी ऑल नो, है ना? जब भी आप ज़्यादा मात्रा में अंगूर वगैरह, द्राक्षा का सेवन करते हो, तो वहाँ पर विरेचन हो जाता है। इवन वाग्भट एक रेफरेंस भी देते हैं कि मृदु विरेचन वाली मृदु कोष्ठ वाले को हम कैसे पहचानेंगे करके। बोले जो मतलब दुग्ध के सेवन से, घृत के सेवन से, द्राक्षा के सेवन से और फिर मतलब इक्षु रस के सेवन से वगैरह, जिनको मतलब विरेचन हो जाए, दे आर ऑल मृदुकोष्ठी। तो वी नो द्राक्षा विरेचन करता है। ओके? और द्राक्षा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इज वन ऑफ द बेटर एक्ट करने वाला अपना द्रव्य भी है। ओके? अभया हरित की विरेचन कर रहा है, आमल की विरेचन कर रहा है। ओके? बाकी स्पेसिफिक जो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं कास में, वो तो आने थे। एक तो पिप्पली, बिबित की नहीं आया, बिबित की कॉमनली यूज करते हैं बट बिबित की नहीं आया, ये तो हम पहले देख चुके हैं, है ना? अब और कौन सा कॉमनली यूज़ करते हैं? पिपली, पिपली को भूनकर हम यूज़ करते हैं। कंठकारी नाम है ये, कंठकारी जो कंठ के लिए हितकर है ना? तो कास तो वहाँ पर कंठकारी हम यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके? फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर? श्रृंगी, है ना? श्रृंगी मतलब क्या? कुलीर श्रृंगी, दैट इज़ कर्कट श्रृंगी। और कहाँ पर आया था कर्कट श्रृंगी? या हिक्का निगरन, है ना? हिक्का निगरन में भी अपना कर्कट श्रृंगी आया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कास द्रव्य में भी अपना कर्कट श्रृंगी आ गया। बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट हम बहुत बार देख चुके हैं। वृश्चिर और पुनर्नवा, दैट इज़ पुनर्नवा के 2 प्रकार। ये दोनों भी कहाँ पर आ गए? कासर में। हैंड रेज़ करके कोई तो आंसर देगा।
कि पुनर्नवा के 2 प्रकार 3 महाकषाय में कहाँ-कहाँ आते हैं? कौन-कौन से 3 महाकषाय में आते हैं? आलोक बोलो। या हमने सैक या कास करके कर लो, है ना? कि कासर, अनुवास्नोपग और स्वेदोपग। ये तीनों जगह पर हम देखते हैं कि अपने क्या आ जाते हैं, तो कासर द्रव्य मतलब सॉरी वृश्चिर और पुनर्नवा वहाँ पर आ जाते हैं। एक्चुअली स्वेदोपग आते हैं, स्नेहोपग नहीं। स्वेदोपग में हम देखते हैं, उष्ण द्रव्य ना स्वेदोपग में हम देखते हैं। ओके? तो कासर, स्वेदोपग और अनुवास्नोपग, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पुनर्नवा के दोनों प्रकार आ रहे हैं अपने। ओके? उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर तामल की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ओके, तामल की इज नथिंग बट अपना भूमि अमल की। ओके, अब भूमि अमल की प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं ज्यादा, तो जहाँ पर लिवर डिसऑर्डर्स हो गए, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, वायरल हेपेटाइटिस हो गए, तो वहां पर भूमि अमल की हम बहुत ही प्रैक्टिकली यूज करते हैं। बट वी शुड नो, आचार्य चरक ने तामल की डेट इज भूमि अमल की कास हर में भी बताया है, और आगे जाकर श्वास हर में भी तामल की बताएंगे। ओके, तामल की नॉर्मली हम लिवर डिसऑर्डर्स में यूज करें, बट वी शुड नो तामलकी का वर्णन आचार्य चरक ने कहा किया है, तो कासर और श्वासर दोनों महाकषाय में किया हुआ है। ऐसे करके यहाँ पर अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर बिबित का वर्णन नहीं है। त्रिफला में हरित की है, आम्ल की है, बिबित की नहीं है। इक्का निग्रन में कासर में जो कुलिर श्रृंगी दैट इज कर्कट श्रृंगी है, ये दोनों आ जाते हैं, है ना? मतलब दोनों महाकषाय में आ जाते हैं। बाकी वृश्चिक पुनर्नवा वी शुड नो कि स्वेदोपग, अनुवासनोपग और कासर, ये तीनों महाकषाय में आते हैं। बाकी हम देख रहे हैं तामल की इस भूमि अमल की, ये कासर और श्वासर दोनों जगह पर आ रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं श्वास हर महाकषाय। ओके, अब जब श्वास की चिकित्सा बताते हैं आचार्य चरक, हिक्का श्वास की चिकित्सा एक साथ बताते हैं। ये हम देख चुके हैं। जब हम हिक्का निग्रहण महाकषाय को देख रहे थे, मतलब उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था हिक्का श्वास की समान चिकित्सा बताते हैं आचार्य चरक, चरक चिकित्सा 17 में, है ना? तो वहां पर आचार्य चरक बोलते हैं कि ऐसे कोई भी औषध आहार जो मतलब क्या करे, वात कफ का नाश करे, दीपन करे और वात का अनुलोमन करे, वो सभी हिक्का श्वास में क्या होते हैं, तो उपयोगी होते हैं करके, है ना? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आचार्य चरक बताते हैं, यत् किंचित कफ वातग्नम दीपनम वात अनुलोमनम, है ना? जो भी मतलब कफ वात का शमन करे, दीपन करे और वात का अनुलोमन करे, ऐसे सभी औषध और आहार वगैरह सब क्या है, तो अपने हिक्का श्वास में उपयोगी है। ये चरक चिकित्सा 17 में बोलते हैं, है ना? तो इनकी चिकित्सा ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ओके, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं शटी, पुष्कर मूल और अम्लवेतस, ये किस में आ गए, श्वासर में आ गए। हिक्का निग्रहण में हमने देखा था शटी, पुष्कर मूल। थर्ड द्रव्य कौन सा देखा था हमने, बदर बीज, है ना? वहां पर हमने बदर बीज देखा था। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अम्ल वेतस देख रहे हैं, है ना? ध्यान में रखना है। वहां पर हमने देखा था शटी, पुष्कर मूल और बदर बीज, और बदर बीज बहुत इंपॉर्टेंट भी था वहां पर। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो अम्ल वेतस देख रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एला, है ना? दैट इज इलायची। अब जब भी अपने को मतलब कुछ कास वगैरह होता है, या मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस वगैरह हो गया है, तो वहां पर हम इलायची वगैरह यूज करते हैं ये काढ़ा वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर बोला है उन्होंने एला। ओके, फिर बोला हिंगू। देखो हिंगू भी आ गया और अम्लवेतस भी आ गया। ये दोनों का अग्र संग्रह हमने देखा था। अम्लवेतस कैसे था, भेदनीय, है ना? भेदनीय के आगे क्या था वर्ड, बोलो बोलो, अग्र संग्रह बोलो अम्लवेतस का। भेदनीय, दीपनीय, वात अनुलोमिक, है ना? और फिर मतलब क्या है, तो वात कफ का नाश कर रहा है। हिंगू का भी हम देखते हैं, हिंगू और अम्लवेतस के अग्र में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, छेदन, है ना? छेदनीय। जब हिंगू हम देखते हैं तो छेदनीय, दीपनीय, वात अनुलोमिक देखते हैं। अम्लवेतस देखते हैं तो भेदनीय, दीपनीय, वात अनुलोमिक देखते हैं हम, है ना? तो दोनों वात का अनुलोमन कर रहे हैं, दोनों दीपन कार्य कर रहे हैं। और अभी मैंने चिकित्सा सूत्र बोला था कि हिक्का श्वास का, कि मतलब क्या, यत किंचित कफ वातग्नम, जो भी कफ वात का नाश करे, दीपन करे और वात का अनुलोमन करे। तो ये दोनों द्रव्य ऐसे ना, कि हिंगू भी और अम्लवेतस भी, दोनों क्या करते हैं, अग्नि दीपन करते हैं और वात का अनुलोमन करते हैं। तो ये दोनों अपने किस में आ गए, तो श्वास और महाकषाय में आ गए। हिंगू और अम्लवेतस के अग्र में खाली एक वर्ड का डिफरेंस है ना? हिंगू में छेदनीय से स्टार्ट होगा, अम्लवेतस भेदनीय से स्टार्ट होगा। बाकी दोनों भी दीपनीय है, दोनों भी वात का अनुलोमन करने वाले, और दोनों भी वात और कफ का नाश करने वाले होते हैं। एक जगह वात कफ प्रशमना नाम आ जाता है, एक जगह वात श्लेष्मा हरा नाम आ जाता है, बट दैट डजंट मैटर। दोनों वात कफ का नाश करें, तो मेजर डिफरेंस कहाँ आता है, अम्लवेतस भेदनीय ए बी, है ना? और हिंगू क्या है, छेदनीय। ओके, तो यहाँ पर हिंगू भी आ गए और अम्लवेतस भी आ गए।
इंपॉर्टेंट द्रव्य यहाँ पर और कौन सा? अगरू। अब अगरू का मतलब क्या होता है? अगरू का मतलब ये नहीं कि ये गुरु नहीं है। अगरू का मतलब होता है कि सुगंधी द्रव्य में इससे कोई गुरु द्रव्य नहीं है। दैट इज़ अगरू, कि कंपैरेटिवली कोई भी सुगंधी द्रव्य में इससे कोई गुरु द्रव्य नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? अगरू। अब ये इतना गुरु कैसे हो जाता है? तो एक्चुअली इसके स्टेम में जब एक कीट वगैरह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मतलब सिक्रीशंस वगैरह प्रोड्यूस करता है। वो सिक्रीशंस की वजह से इसका जो स्टेम का सार भाग है, वो कैसा हो जाता है, तो ब्लैक कलर का हो जाता है और बहुत ही हेवी हो जाता है ना? सिक्रीशंस की वजह से। तो इसके लिए अगरू का वन ऑफ द पर्याय क्या है? लोह। अगरू का वन ऑफ द पर्याय क्या है? लोह। क्योंकि अगरू का जो स्टेम का बीच का भाग है, दैट इज सार भाग है, वो कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं। तो इसके लिए लोह बोला है। और क्या पर्याय है? तो बोलते क्रीमिज, है ना? क्यों? क्योंकि अगरू में जो ये कांड सार की उत्पत्ति क्यों हो रही थी? जब वो इन्फेस्ट हो रहा था, कृमि से इन्फेक्टेड हो रहा था, तभी तो मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसी सब बात है। तो इसके लिए क्रीमिज और क्रीमी जगद, ये भी किसके पर्याय है? तो अगरू के। याद रखो ना, इंपॉर्टेंट पर्याय। अगरू का वन ऑफ द पर्याय क्या है? लोह। ये लोह के समान ब्लैक कलर का और हेवी होगा। ओके, ये तो नाम भी है उसके, अगरू, कि हेवी होने वाला। और ये क्रीमी की वजह से, इन्फेक्टेड होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए इसको क्रीमिज और क्रीमी जग्द करके बोलते हैं। ध्यान में रखो। क्रीमिग्ना किसका पर्याय है? क्रीमिग्ना। नहीं, हरिद्रा, है ना? क्रिमिग्ना विडंग का पर्याय, और क्रिमिग्ना किसका पर्याय? तो हरिद्रा। हरिद्रा, क्रिमिग्ना, याद रखो, है ना? विडंग का क्रिमिग्ना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कृमि के नाश करने की बात नहीं चल रहा है। कृमि की वजह से, इन्फेक्टेड होने की वजह से उसका कांड सार जो हो रहा है, वो हैवी हो रहा है, ब्लैकिश वगैरह हो रहा है। तो इसके लिए इसको क्रीमिज और क्रीमी जग्द करके बोला जाता है। किसको? अगरू को। अब अगरू कैसे बताया मैंने? उष्ण द्रव्य, बहुत ही उष्ण द्रव्य होता है अगरू। तो ये भी क्या करेगा? वात कफ का नाश करेगा, क्योंकि वात कफ दोनों शीत और वात का अनुलोमन कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं अगरू। अगरू स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, तो वात का अनुलोमन करेगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सुरसा। सुरसा तुलसी का पर्याय है। बट आचार्य चरक कहीं पर भी तुलसी को तुलसी नहीं बोलेंगे, सुरसा वर्ड से ही वो कभी भी मतलब उसको डिनोट करेंगे, है ना? तो सुरसा तुलसी, वी ऑल नो, तुलसी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देते हैं, हम कॉमनली यूज करते हैं प्रैक्टिकली। तो सीधी बात है, तुलसी को तो श्वास और महाकषाय में आ नहीं था, है ना? बट तुलसी वर्ड से नहीं आया है, कौन से वर्ड से? सुरसा वर्ड से आया हुआ है। और तामल की, एज आई ऑलरेडी सेड, तामल की कास हर में भी आएगा और श्वास हर में भी आएगा। ओके, तामल की इस भूमि अमल की फाइलेंथस निर्वीरी, है ना? ऐसे करके हम बोलते हैं। तो ये कॉमनली तो मैंने बताया कि वायरल हेपेटाइटिस में यूज करते हैं, बट आचार्य चरक ने तामलकी का वर्णन कहाँ पर किया है? तो कासर और श्वासर दोनों महाकषाय में किया हुआ है। ठीक है? उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? जीवंती, जो अपने जीवनीय महाकषाय का। ओके, और क्या बोला? चंडा। इमेजिन कर लेंगे, हमने चांडाल को देख लिया। अब चांडाल को देखकर पैनिक अटैक आएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, ऐसे इमेजिन कर लो, है ना? चंडा, चंडा मतलब इमेजिन कर लिया चांडाल, चांडाल को देख लिया, चांडाल को देखकर अपने को पैनिक अटैक हो गया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही, तो चंडा हम कहाँ यूज करें? श्वासर। और जीवंती भी हम श्वासर में यूज करें, जो जीवनीय महाकषाय का अपना द्रव्य है। जीवंती का एक बहुत ही फेमस पर्याय है, याद रखो, शाक श्रेष्ठा, है ना? क्योंकि हम चरक सूत्र 25 में भी देखते हैं, जब हम शाक में श्रेष्ठ द्रव्य या हिततम द्रव्य की बात करते हैं, पत्यतम द्रव्य की बात करते हैं, तो वहां पर कौन सा एग्जाम्पल आता है? जीवंती का। जीवंती गैलेक्टागॉग है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। बट दिस इज मॉडर्न रिसर्च, है ना? आयुर्वेद में जीवंती को क्या बोला गया है? शाक श्रेष्ठा, कि शाक में क्या है? श्रेष्ठ है करके। शार श्रेष्ठा किसका पर्याय है? शार में श्रेष्ठ, बोलो। पलाश, है ना? शार श्रेष्ठा किसका है? तो पलाश का पर्याय है। और शाक श्रेष्ठा किसका है? तो जीवंती का पर्याय, लिख के रखो, है ना? पलाश क्या है अपना? शार श्रेष्ठा। वहां पर यवक क्षार, सब्जी क्षार वगैरह, टंकन क्षार कुछ लगा के नहीं आना। ठीक है? उसके आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट, कौन सा? तो शोधर महाकषाय, ये सबसे इजी है ना? बट शोधर महाकषाय को श्लोक में क्या बोला है? तो शवेतु हर, याद रखना है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जब शवेतु आ गया, है ना, या शून आ गया, तो डैट मीन्स शोध। ओके, जब छवतु आ जाता है ना, क्षवतु, लोग छवतु करके भी बोलते हैं, क्षवतु एक्चुअली हो, है ना? क्षवतु मतलब क्या होता है? छींक, दैट इज स्नीजिंग। ठीक है? और एक होता है दवतु। दवतु मतलब होता है इंद्रियों में जलन। जब अपनी इंद्रियों में संताप होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दवतु करके बोलेंगे।
ठीक है? तो यहाँ पर शैवैतो मतलब क्या? तो शोध। ओके, तो ये याद रखना है, नहीं तो पता चला वहां पर शैवेतु और महाकषाय के बारे में पूछ लिया एंड देन वी विल थिंक अच्छा शैवेतु और महाकषाय तो चरक ने बताया नहीं था, चरक ने तो शोधर बताया था, वन एंड द सेम है ना। हिंदी में हम यहाँ पर ट्रांसलेशन में शोध देख रहे हैं विच इज पर्यायवाची, नो डाउट, बट अपने को शैवेतु हर करके याद रखना है। अब ये सबसे सिंपल है क्योंकि यहाँ पर 10 मूल के 10 द्रव्य आ गए, है ना। ये अपने बिल्व, अग्निमन, शोनाक, पाटला, गंबारी, शालपन्नी, कृष्णपन्नी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर, दैट मीन्स बृहत पंचमूल भी आ गए, लघु पंचमूल भी आ गए। दशमूल की दोषज्ञता बताओ? त्रिदोषज्ञ, है ना? दशमूल की दोषज्ञता क्या है? त्रिदोषज्ञ। बट जो दशमूल से सिद्ध यवागु हम देख रहे थे, वो हमने देखा था कास, हिक्का, श्वास और कौन से दोष का नाश कर रहा था? कफ, या कफ, है ना? कफ नाशक करके हमने देखा था, याद रखो। दशमूल नॉर्मली जब हम देखते हैं, जब महाप्रकाश बता रहे वगैरह एंड ऑल दैट, तो वहां पर त्रिदोषज्ञ बोलते हैं। बट दशमूल से बनी हुई जब हमने यवागु देखी थी, चरक सूत्र 2, है ना? जहाँ पर हम अपामाग तंडुली अध्याय देख रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कास, हिक्का, श्वास और कफ का नाश करने वाला कौन सा था? तो दशमूल था। ओके, तो रिवीजन की बात है जस्ट। अच्छा मेरे को बताओ, आस्तोपनो पग महाकषाय में दशमूल का एक ही द्रव्य था, कौन सा? बिल्व, है ना? अभी हैंड रेज़ करके कुछ आंसर दो। अनुवास्नोपग महाकषाय में दशमूल के 4 द्रव्य थे। कौन से 4 द्रव्य थे? अधिवा बोलो। या वेरी गुड, है ना? बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक और स्वदंष्ट्रा दैट इज़ गोक्षुर, है ना? तो ध्यान में रखो। दशमूल के 10 के 10 द्रव्य कहाँ पर आ गए? अपने शवेतुहर महाकषाय में। दशमूल का एक ही द्रव्य आता, आस्था अपने पग है ना? आस्थापन द्रव्य में वी कैन से आस्थापन बस्ती में जो उपयोगी द्रव्य या वी कैन से सहायक द्रव्य ऐसे करके हमने देखा था। वहां पर केवल बिल्व आया था। आस्थापन द्रव्य में श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? पाटला। बट पाटला नहीं आया था क्योंकि श्रेष्ठ द्रव्य है, तो नहीं आया था। अनुवासनोपग में हमने देखा था बिल्व, अग्निमंथ, शोनक और गोक्षुर, ये चारों द्रव्य आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दशमूल के पूरे द्रव्य आ गए यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं ज्वर महाकषाय। अब ज्वर महाकषाय का याद रखने का सबसे सिंपल तरीका कि ज्वर मतलब पित्त प्रधान रोग, है ना। और पित्त प्रधान रोग में आप कौन सा शोधन करवाओगे? वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह क्या करवाओगे? मेजर विरेचन करवाएँगे, है ना? विरेचन। तो ज्वर और महाकषाय में आप देखोगे मोस्टली विरेचन करने वाले द्रव्य है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर अपने त्रिफला पूरे के पूरे आ गए। अभया दैट इज़ हरित की, आम्ल की और विविध की, है ना? विरेचन करते हैं। ओके। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? द्राक्षा, अभी हमने देखा था ना, तासर में भी हमने द्राक्षा देखा था, विरेचन कर रहा था। पीलू विरेचन करवाता है, परुषक विरेचन करवाते हैं, है ना? तो ये सब विरेचन करवाने वाले। अच्छा, मेरे को ये बताओ, हमने कहाँ देखा था? त्रिफला आ रहा था, पीलू आ रहा था, ये सब और कौन से महाकषाय में हमने देखा था? विरेचनोपग, है ना? तो विरेचनोपग में 6 के 6 द्रव्य आ गए थे। त्रिफला, पीलू, द्राक्षा, परुषक, क्योंकि विरेचन में सहायक द्रव्य थे ना। जब विरेचन में सहायक द्रव्य तो थोड़ा बहुत विरेचन तो वो करेंगे ही, है ना? तो याद रखो कि विरेचनोपग महाकषाय में और ज्वरहर महाकषाय में 6 द्रव्य कॉमन थे। ओके, एक तो त्रिफला जो विरेचन करेंगे वी नो, पीलू तभी मैंने बोला था, है ना? परुषक और द्राक्षा, ये 6 द्रव्य ऐसे हैं जो अपने विरेचनोपग महाकषाय में भी थे और ज्वारहर महाकषाय में भी। अब बचे कौन से? एक तो सारीवा मंजिष्ठा, जो 2 द्रव्य को हम एक साथ बोलते हैं हमेशा। रक्त की शुद्धि करने वाले द्रव्य है ना? सारीवा और मंजिष्ठा कैसे? रक्त की शुद्धि करने वाले, उनका भी ज्वारहर महाकषाय में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर शर्करा, पाठा तिक्त रसात्मक, हमने स्तन्य शोधन में देखा था ना, पाठा, महाऔषध, सुर दारू वगैरह। अब ज्वारहर आचार्य चरक बताएंगे चरक सूत्र 26 में कि कौन सा रस है जो ज्वरग्न कर्म करेगा, तो तिक्त रस के बारे में बताते हैं। सीधा-सीधा बोलते हैं आचार्य चरक, चरक सूत्र 26 में, तिक्त रस के कर्म में कि ज्वरग्न कर्म करेंगे, स्तन्य का शोधन करेंगे, है ना? ऐसे सब बताते हैं। तो इसके लिए पाठा यहाँ पर आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य यहाँ पर, जहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस है, एक तो शर्करा और दूसरा त्रिफला। ये त्रिफला कौन-कौन से महाकषाय में आया? तो वी शुड नो त्रिफला अपने पूरे 3 द्रव्य की बात चल रही है। विरेचनोपग में भी आ गए और ज्वरहर महाकषाय में भी आ गए। ओके, ऐसे याद रखना है अपने को। शर्करा, शर्करा ये 3 जगह पर आएँगे। एक तो ज्वरहर हम देख ही रहे, उसके बाद हम शोणित स्थापन देखेंगे, उसके बाद दाह प्रशमन करके देखेंगे। तो सिंपल लॉजिक याद रखना है। शर्करा इज़ चीनी, चीनी कैसे? मधुर और शीत। तो मधुर और शीत द्रव्य क्या करेंगे? पित्त का शमन करेंगे।
तो जहाँ पर भी पित्त की वृद्धि वाले कंडीशन से वह सभी जगह पर हम शर्करा यूज़ करें। ज्वर, ज्वर जहाँ पर पित्त प्रधान व्याधि है। शोणित स्थापन कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकना है ना? अब ब्लीडिंग होने वाला अपना आयुर्वेद का डिज़ीज़ कौन-सा? रक्त पित्त, है ना? कॉमन डिज़ीज़। रक्त पित्त में हम देखते हैं कि पित्त की दुष्टि हो जाती है, रक्त के साथ आशय-आशय संबंध, रक्त की वृद्धि होती है, आर्टरीज़ वगैरह बर्स्ट होते हैं, ब्लीडिंग होती है। तो वहाँ पर भी पित्त का संबंध है ना? रक्त पित्त में जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी पित्त प्रशमन के लिए हम शर्करा का प्रयोग करवा रहे हैं, शोणित स्थापन कर रहा है। दाह प्रशमन करने के लिए, दाह किसकी वजह से होगा? पित्त दोष की वजह से। तो दाह प्रशमन करने के लिए भी जो महाकषाय बताएँगे चरक, वहाँ पर भी शर्करा आएगा। साइड में लिख के रखो, शर्करा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैंने नोट्स में पूरा भेजा हुआ है, सब नोट्स में आ जाएगा। शर्करा अपने 3 महाकषाय में आएँगे, ज्वरहर, शोणित स्थापन और दाह प्रशमन। वी शुड नो जहाँ पर भी पित्तज कंडीशन है, तो वहाँ पर हम शर्करा यूज़ कर रहे हैं। ओके? तो 6 द्रव्य तो अपने कॉमन है, जो विरेचनोपग और ज्वरहर के कौन से? त्रिफला, द्राक्षा, पीलू और परुषक। अब 4 रटना है अपने को, सारीवा, मंजिष्ठा दोनों कैसे हो गए अपने रक्त की शुद्धि करने वाले, है ना? बहुत ही फेमस द्रव्य है। सारीवा, मंजिष्ठा रक्त की शुद्धि करने वाले। दूसरे कौन से बचे? शर्करा और पाठा। यहाँ पर शर्करा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? शर्करा कहाँ-कहाँ आएगा अपना? ज्वरहर, शोणित स्थापन, दाह प्रशमन। अब ये तो हो गए चरक के बारे में। चरक कितने महाकषाय बताते हैं? तो 50 महाकषाय बताते हैं। सुश्रुत कितने महाकषाय बताते हैं? नहीं बताते, है ना? सुश्रुत महाकषाय नहीं बताते। ओके? अष्टांग संग्रह कितने महाकषाय बताते हैं? 45। ओके? 45, 45 और अष्टांग हृदय कितने बताते हैं महाकषाय? नहीं बताते हैं वो भी। ठीक है? याद रखो। चरक ने 50 महाकषाय का वर्णन किया है, अष्टांग संग्रह ने 45 महाकषाय का वर्णन। तो अष्टांग संग्रह और चरक में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम देख लेंगे यहाँ पर। एक तो ज्वरहर महाकषाय में यहाँ पर डिफरेंस आया हुआ है, ये आ गया अष्टांग संग्रह का मत। त्रिफला चरक ने ही बोला था, आ गए। द्राक्षा, पीलू, परुषक 6 द्रव्य तो वही अपने कॉमन जो विरेचनोपगौर कर रहे थे, है ना? ये भी कर्म कर रहे थे, दैट इज ज्वरहर भी। मंजिष्ठा और सारीवा, है ना? दैट मीन्स रक्त की शुद्धि करने वाले। पाठा, ये भी मतलब हम देख रहे थे तिक्त रसात्मक ज्वरगना। यहाँ पर चेंज क्या है? अमृता, अमृता मतलब गुड़ुचि। ओके? चरक ने शर्करा बोला था और वाग्भट ने दैट इज अपने वृद्ध वाग्भट ने क्या बोला है? तो मतलब गुड़ुचि बोला है यहाँ पर, रिप्लेस किया हुआ है। एंड बहुत ही लॉजिकल रिप्लेस है, सीधी बात है। देखो, गुड़ुचि हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, है ना? जब भी ज्वर लगने की बात आती है, एक लेमैन को भी पता होता है कि ज्वर का नाश करने के लिए अगर कोई आयुर्वेद द्रव्य यूज़ करना है, तो गिलोय यूज़ करना है। गिलोय क्या? तो गिलोय गुड़ुचि। तो यहाँ पर इसके लिए चरक ने जो शर्करा बोला था, अपने ज्वरहर महाकषाय में, उसको अष्टांग संग्रह ने किससे रिप्लेस कर दिया? गुडुचि से रिप्लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ओके? अब नॉर्मली क्वेश्चन कैसा आएगा? आचार्य चरक ने कौन से द्रव्य का वर्णन नहीं किया है ज्वरहर महाकषाय में? ओके? और गुडुचि दे देंगे, हम सोचे यार गुडुचि तो सभी को पता है कि गुडुचि ज्वरग्न है, चरक ने भी किया होगा करके। बट आचार्य चरक गुडुचि का वर्णन नहीं करते। बहुत ही फेमस द्रव्य है गुडुचि, वी नो, है ना? कि गुडुचि ज्वर में हम यूज़ करते हैं, बट आचार्य चरक ने वर्णन नहीं किया है। दूसरा एक फेमस कल्प है, फॉर्मुलेशन है, जो हम ज्वर में यूज़ करते हैं। सुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, सभी को पता होता है आयुर्वेद वाले को। अब सुदर्शन चूर्ण का मेजर कंटेंट क्या है? किरात तिक्त, है ना? नाम ही है, किरात तिक्त, तिक्त रसात्मक है। बट इसका भी वर्णन आचार्य चरक ने ज्वरहर महाकषाय में नहीं किया। क्यों? क्योंकि चरक उदाहरण के स्वरूप बता रहे थे 10। चरक का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि गुडुचि जोरग्न नहीं करेगा, किरातिक जोरग्न नहीं करेगा। चरक ने बस उनको इंक्लूड नहीं किया। फॉर एनी रीज़न चरक ने 10 एग्ज़ाम्पल दिए तो इंक्लूड नहीं किया। बट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना? कि आचार्य चरक ने ज्वरहर महाकषाय में किसका वर्णन नहीं किया है? तो ऑप्शन आ जाएगा विविक्ति, मंजिष्ठा, पाठा, गुडुचि। तो बोलेंगे गुडुचि का वर्णन नहीं किया है। तो गुडुचि को ज्वरहर महाकषाय में कौन बताते हैं? कौन बताएँगे? अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह। और किसको रिप्लेस करेंगे? चरक के किसके रिप्लेस करेंगे? शर्करा को रिप्लेस, है ना? शर्करा, यहाँ पर याद रखोगे अच्छी तरह से। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके? अब गुडुचि वी ऑल नो टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मेनिस्पेरेमेसी फैमिली का गुडुचि का एक इंग्लिश नेम याद रखो। एक तो गुलुंच करके बोलते हैं, व्हिच इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। गुडुचि को गुलुंच करके ही बोलते हैं, इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका एक इंग्लिश नेम याद रखो, इंडियन क्यूनिन या इंडियन क्यूनिन, याद रखो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब क्यूनिन सभी को पता है ना?
क्यूनिन कहाँ पर यूज़ करते हैं? केवल क्यूनिन की बात कर रहा हूँ मॉडर्न में। क्यूनिन कहाँ पर यूज़ करते हैं? एंटी मलेरियल है ना? क्यूनिन क्या है? एंटी मलेरियल है। कौन से बार्क में से मिलता है क्यूनिन? सिंकोना बार्क्स में से, है ना? अब क्यूनिन सभी को पता है भाई कि क्यूनिन एंटी मलेरियल है ना? कि मलेरिया फीवर को दूर कर रहा है, जो सिंकोना बार्क से मिल रहा है, ओके? बट इंडिया में हम गुडुचि को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर भी फीवर आ रहा है, मलेरियल फीवर होने दो, टाइफाइड फीवर होने दो, कुछ भी होने दो। तो इसके लिए गुडुचि को इंडियन क्यूनिन बोला है। सिर्फ क्यूनिन बोला है तो इविल से सिंकोना बाग में से निकाल रहे हैं, एंटी मलेरियल यूज कर रहे हैं। आजकल हम प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का जो ब्रेन इन्वॉल्वमेंट वगैरह हो गया है, कोमा में वगैरह पेशेंट गया है ना, सेरिब्रल मलेरिया, वहां पर हम क्यूनिन लिमिटेड यूज करते हैं, अदरवाइज क्यूनिन यूज नहीं करते हैं ना। बट बाकी अपने को याद रखना है, इंडियन क्यूनिन किसको बोला गया है? तो गुडुचि को बोला गया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, या ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं श्रम हर महाकषाय, अपने थकावट को दूर करने वाले। तो थकावट को दूर करने वाले महाकषाय कैसे होने चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी देने वाले होने चाहिए। सिंपल से लॉजिक। इंस्टेंट एनर्जी कौन दे रहे? कम चीज में ज्यादा, मतलब विटामिन्स मिनरल्स वगैरह देने वाले, तो अपने ड्राई फ्रूट्स। तो श्रम हर महाकषाय में मोस्टली अपने क्या है? तो ड्राई फ्रूट्स। ओके, पहले बोले द्राक्षा, खरजूर, प्रियाल, है ना? खरजूर, खजूर, द्राक्षा, मृदबिका, मनुका, है ना? उसके बाद बोले प्रियाल, पिराल इज चिरौंजी, है ना? चिरंजीवी नो, चिरौंजी अपने को सभी को पता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रियाल बोलते हैं। ओके, फिर अम्ल रसात्मक बोल के बदर, दाडिम, है ना? ये सब बोल के फल्गु, फल्गु मतलब क्या? अंजीर, ड्राई फ्रूट अपना। परुषक, फालसा, ओके, इसको भी एज अ ड्राई फ्रूट करके यूज करते हैं। ओके, इक्षु, मधुर रसात्मक, जो इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। यव भी कैसे? मधुर कषाय वगैरह होता है, बट ठीक है, मधुर है। और षष्ठिक, 60 दिन में उत्पन्न होने वाला शाली चावल, ये भी कैसे होता है? मधुर रसात्मक। तो ये सभी श्रम को दूर करने वाले हैं, ठीक है? मोस्टली याद रखो, यहाँ पर मोस्टली ड्राई फ्रूट्स है। द्राक्षा, खरजूर, प्रियाल, और फिर बाद में परुषक, फल्गु, ये सब मोस्टली अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है? बाकी बदर है, दाढ़ी में यव और षष्ठिक है। यव और षष्ठिक और कहाँ पर आए थे? एनीवन? यव, स्तन्य जनन में यव और षष्ठिक दोनों आए थे। वापस षष्ठिक और शाली थे। यव और षष्ठिक कहाँ पर आए थे? छर्दी निग्रन में आए थे ना। यव षष्ठिक दोनों एक साथ आए थे, हमने छर्दी निग्रन में करके हमने देखा था वहां पर, ठीक है? तो यहाँ पर हम श्रम हर महाकषाय में देख रहे हैं, मोस्टली अपने ड्राई फ्रूट से द्राक्षा, खरजूर, प्रियाल, परुषक, फल्गु वगैरह करके। यह वो षष्ठिक याद रखना अपने को। छर्दी निग्रहण में भी आए थे। छर्दी मतलब वॉमिटिंग, है ना? तो वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए यह कैसा होता है? रुक्ष द्रव्य वगैरह होता है ना? तो जो भी हाइपर एसिडिटी पित्त वगैरह उसका शोषण वगैरह करेगा, ऐसे करके हमने याद रखा था। षष्ठिक इस मधुर शीत, तो भी क्या करेगा? पित्त का शमन करेगा, है ना? तो इसके लिए छर्दी निग्रहण में हम देख रहे थे कि यह षष्ठिक वगैरह का हम प्रयोग करवा रहे थे करके, ठीक है? तो ऐसे याद रखो, यहाँ पर श्रम और महाकषाय में मोस्टली क्या है? तो अपने ड्राई फ्रूट्स है। उसके बाद हम देख रहे हैं दाह प्रशमन महाकषाय। अब दाह प्रशमन महाकषाय में कौन से द्रव्य होने चाहिए? शीत या उष्ण? शीत द्रव्य होने चाहिए ना, सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब जहां पर दाह का प्रशमन कर रहे हैं, तो वहां पर अपने कौन से द्रव्य हो गए? तो शीत द्रव्य हो गए। ओके, अब यहाँ पर सभी शीत द्रव्य एक को छोड़कर, कौन सा एक को छोड़कर? तो वो अपना कौन सा है? तो गुड़ुचि। गुड़ुचि एक अकेला ऐसा द्रव्य है जो कैसा अपना तो उष्ण है। बाकी सभी यहाँ पर द्रव्य कौन से है? तो शीत है। कभी पूछ लिया कि दाह प्रशमन में नॉर्मली तो सभी शीत द्रव्य है, कौन सा एक में जो है जो उष्ण द्रव्य है? तो अपना गुड़ुचि है, जो एक में यहाँ पर उष्ण वीर्य वाला द्रव्य है। गुड़ुचि कैसे होता है? तिक्त रसात्मक होता है, उष्ण वीर्य वाला होता है, और मधुर विपाकीय होगा। ओके, नॉर्मली तिक्त रस का वीर्य क्या होना चाहिए? शीत वीर्य होना, है ना? शीत वीर्य होना चाहिए। तिक्त रस है तो शीत वीर्य होना चाहिए। बट गुड़ुचि कैसे होता है? तिक्त रस होने के बाद भी उष्ण वीर्य वाला। फिर ये दाह का प्रशमन कैसे कर रहा है? उष्ण वीर्य वाला तो भैया मधुर विपाकीय है। मधुर विपाक पित्त का शमन करेंगे। तिक्त रस, वो भी क्या करेंगे? पित्त का शमन करेंगे। ये लॉजिक दे रहा हूं, बट खाली सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? दाह प्रशमन महाकषाय में आचार्य चरक ने कौन से उष्ण वीर्य वाले द्रव्य का वर्णन किया है? तो तीन चार नाम दे देंगे, अगरू दे दिया, है ना? ऐसे वगैरह दे देंगे, तो वी शुड नो कि वहां पर गुड़ुचि है, जो उष्ण वीर्य वाला द्रव्य है, जिसका दाह प्रशमन महाकषाय में आचार्य चरक ने वर्णन किया हुआ है। बाकी द्रव्य भी हम देख लेंगे। लाजा इस लाई, लाई कैसे होती है?
हल्की होती है, लघु होती है, शीत होती है ना? तो दाह प्रशमन महाकषाय में चंदन वेरी फेमस, ये शीत वीर्य वाला होता है। काशमरी, काशमरी ये गंभारी का पर्याय है। अब आप बोल सकते हो भाई सेकंड में तो हम पढ़ते हैं गंभारी, तिक्त, उष्ण वगैरह होता है। तो वहाँ पर जब आप गंभारी का मूल यूज़ करते हो, वो उष्ण वीर्य वाला है। तो इसके लिए वो शोधर कर रहा है। दश मूल का एक द्रव्य ना, जब हम देखते हैं बिल्व, अग्निमन, शौनक, पाटला, गंभारी, तो दश मूल, तो उसका मूल उष्ण होता है। बट काश्मीरी का जो फल होता है, वो कैसा होता है? तो शीत होता है ना? तो यहाँ पर काश्मीरी मतलब गंबारी का हम फल ले रहे हैं ना, लिखा है काश्मीरी फल, क्लियर किया उन्होंने। काश्मीरी मतलब गंबारी तो लो, बट गंबारी का फल लो। वो कैसा है? तो वो शीत वीर्य वाला है। ओके, फिर यहाँ पर मधुक, महुआ, महुए का फूल हम यूज करते हैं दारू बनाने में, है ना? तो महुआ भी कैसा होता है? दैट इज मधुक भी कैसा होता है? वो भी शीत वीर्य वाला है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना ना, मधुक आया हुआ है, यष्टि मधु नहीं आया हुआ है यहाँ पर। ओके, मधुक नहीं आया, मधुक आया हुआ है। शर्करा आ गए, क्योंकि दाह कौन सा विकार? वात पित्त कफ में से दाह कौन सा विकार? पित्तज विकार। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जहां पर भी अपने पित्तज के तीन कंडीशन आएंगे, वह सभी जगह पर अपना शर्करा आएगा, है ना? जोराहर महाकषाय में शर्करा अभी हमने देखा था। शोणित स्थापन में आगे जाकर हम देखेंगे, तो वहां पर भी मतलब शर्करा आएगा। और यहाँ पर हम दाह प्रशमन देख रहे हैं, तो वहां पर भी अपना शर्करा आ गया, है ना? तीन अपने याद रखते हैं। फिर क्या बता रहे हैं? नीलोत्पल, दैट इज नील कमल, है ना? तो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक बताया कमल का एक प्रकार, बट कौन सा? तो बोले नीलोत्पल, दैट इज नील कमल। आचार्य चरक ने हमने देखा था पुरुष विरजनीय में भी एक ही बताया था कमल का प्रकार, कौन सा? तो उत्पल, उत्पल वस नीलकमल। ओके, और मूत्र विरजनीय महाकषाय में कमल के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार, है ना? 7 प्रकार बताए थे। बाकी उशिर, षडंग पानी का अपना वनित द्रव्य अनिता, मुस्ता, परपटक, उशिर, चंदन, उदीच्य, नागर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चंदन, षडंग पानी का वन द्रव्य, फर्स्ट द्रव्य है। उशिर, षडंग पानी का दूसरा द्रव्य है। रीबेर, उदीच्य, षडंग पानी का तीसरा द्रव्य है। षडंग पानी में कैसे द्रव्य है? जो पिपासा और दाह की शांति करे, है ना? पिपासा और ज्वर की शांति करे, ज्वर में जो दाह हो रहा है उसकी शांति करे। तो सीधी बात है, यहाँ पर षडंग पानी के द्रव्य आने हैं। तो चंदन भी आ गया, रीबेर भी आ गया और उशीर भी आ गया। लॉजिक दे रहा हूं, है ना? षडंग पानी में कौन सा द्रव्य होता है जो उष्ण होता है चरक के अनुसार? चरक जो षडंग पानी बनाते हैं उसमें नागर, है ना? दैट मीन शुंठी होता है। तो इसके लिए जो वृंद है, वंग सेन है, वो नागर को रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? धान्यक से, है ना? धान्यक से। अब बोलोगे धनिया तो भाई गरम होता है करके, गरम मसाला है। धनिया जब आप सूखी धनिया लोगे ना, उसका फल लोगे, वो उष्ण होता है। बट धनिया की पत्ती लेते हो ना, जब आप हरी धनिया लेते हो, तो वो शीत होता है। ओके? तो वैसे याद रखना है। ओके? उसके बाद उन्होंने गुरुचि, पहले ही मैंने बोल दिया गुरुचि यहाँ पर इंपॉर्टेंट, एक अकेला यहाँ पर उष्ण वीर्य वाला द्रव्य है, जो दाह प्रशमन महाकषाय में वर्णन किया हुआ है। ओके, ये हो गए चरक के अनुसार। उसके बाद हम देख रहे हैं अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह ने भी यहाँ पर चेंजेस बताए। तो बोले गुरुचि के स्थान में उन्होंने क्या रखा हुआ है? पदमक, है ना? तो बोले गुरुचि तो भाई उष्ण वीर्य वाला द्रव्य है, बोले गुरुचि हटाओ, क्या रखो वहां पर? पदमक। पद्मक इज प्रूनस सेरेसोइडिस रोजेसी फैमिली का, है ना? पद्मक कौन से? रोजेसी फैमिली का। ओके, देख चुके हैं हम पहले ये सब, बट स्टिल अभी नया बैच है तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि पद्मक की स्प्रूनस सिरासोइडस रोजेसी फैमिली का। उसके बाद उन्होंने बोल दिया भाई गुडुचि को पद्मक से हटाओ करके, मतलब रिप्लेस करो करके। तो पद्मक बता दिया, लाजा चरक नहीं बताता, उश्री चरक नहीं बताता, उत्पल चरक बता रहे, सारीवा, सीता, सीता मतलब मिश्री, डेट इज शर्करा, है ना? फिर उदिच्य इज रीबेर, अभी मैंने बोला षडंग पानी का द्रव्य। काश्मरी फल, डेट इज गंबारी फल। चंदन, ये सभी आ गए। और एक चेंज है यहाँ पर, क्या चेंज है? अष्टांग संग्रह पे क्या बोला है? मधुक। और और चरक ने क्या बोल दिया यहाँ पर? मधुक। ओके, ये भी डिफरेंस है। अष्टांग संग्रह और चरक के दाह प्रशमन महाकषाय में दो डिफरेंस है। क्या? आचार्य चरक मधुक बता रहे, डेट इज महुआ बता रहे। ओके, अष्टांग संग्रह ने यहाँ पर मधुक, डेट इज यष्टि मधु बता दिया। ओके, चरक ने गुरुचि का वर्णन किया था, उष्ण वीर्य वाले द्रव्य गुरुचि का वर्णन किया था। यहाँ पर अपने वृद्ध वाग्भट जो अष्टांग संग्रह वाले, उन्होंने पद्मक बता दिया यहाँ पर, है ना? तो ये दोनों डिफरेंस, यहाँ पर हिंदी में खाली एक ही लिखा हुआ है, बट वी नो दिस डिफरेंस, है ना? मधुक मतलब यष्टि मधु और मधुक मतलब यहाँ पर महुआ, तो ये भी डिफरेंस है, ये अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो कभी आ गया दाह प्रशमन महाकषाय में चरक ने किसका वर्णन नहीं किया हुआ है? ऑप्शन आ गए वहां पर, मधुक, ओके, शर्करा, उशिर, सारीवा। तो वी शुड नो मधुक, डेट इज यष्टि मधु का नहीं किया।
उसकी जगह पर क्या बोला है? मधुक दैट इज़ महुआ बोला है। तो यष्टि मधु कौन बता रहे हैं यहाँ पर? अष्टांग संग्रह बता रहे हैं। होप सो क्लियर है। यहाँ पर 2 डिफरेंस अपने को याद रखना है। अष्टांग संग्रह और चरक में, चरक ने यष्टि मधु बोला है और मतलब चरक ने मधुक दैट इज़ महुआ बोला है। अष्टांग संग्रह ने वहाँ पर यष्टि मधु दैट इज़ मुलेठी बोला हुआ है। चरक ने गुडुचि बोला है विच इज़ उष्णवीर्य वाला द्रव्य है। संग्रह ने उसको रिप्लेस किया, बोले भाई दाह प्रशमन है, उष्णवीर्य वाला द्रव्य हटाओ। तो उन्होंने क्या रखा है यहाँ पर? पद्मक रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है? तो ऐसे ध्यान में रखना है अपने को। उसके बाद हम देख रहे हैं शीत प्रशमन, जो शीत को शांत करे। तो सीधी बात है, सभी उष्ण वीर्य वाले द्रव्य आएंगे, है ना? तो यहाँ पर अपना अग्रु आनहिता, अग्रु बहुत ही उष्ण वीर्य वाला द्रव्य होता है। अग्रु सुगंधी द्रव्य है, गुरु द्रव्य है, और कैसे उष्ण वीर्य वाला है। अभी हमने देखा था कहाँ यूज करे थे, और अग्रु कौन से महाकषाय में आ गया था? श्वासार में, है ना? तो वहां पर भी हमने देखा था भाई दीपन करना है, वात का अनुलोमन करना है, वात कफ का नाश करना है। तो अग्रु वहां पर भी आ गया था। और क्या बताए? नथ, नत मतलब क्या होता है? तो तगर हम देख चुके ना। नत उत्पल आदि लेप, एनीवन कहाँ पर? चरक सूत्र 3, शिरोरुजा, है ना? या शिरोरुजा की जहां पर हेडेक वगैरह हो रहा है, वहां पर लेप करना है। तो वहां पर हमने देखा था नत उत्पल आदि लेप का हम प्रयोग करवा रहे थे। ओके, तो नत इस तगर, तगर भी कैसा होता है? उष्ण वीर्य वाला द्रव्य, है ना? एक रेफरेंस अपने को मिलता है कि मतलब जब आप धूमपान का प्रयोग करवा रहे हो, धूमवर्ती का निर्माण करवा रहे हो, तो बोले धूमवर्ती में हम गंध वर्ग के द्रव्य, दैट इज सुगंधी द्रव्य यूज करते हैं, है ना? इसका द्रव्य यूज करते हैं सुगंधी द्रव्य, विच इज गंध वर्ग द्रव्य। गंध वर्ग के द्रव्य मतलब सुश्रुत के अनुसार कौन सा वर्ग? एनीवन? एलादिगण, है ना? या तो बोले एलादिगण के द्रव्य आप यूज करो, दैट इज गंध वर्ग के द्रव्य आप यूज करो, दो द्रव्य को छोड़कर। कौन से दो द्रव्य को छोड़कर? तो बोलते हैं कुष्ठ और तगर को छोड़कर, है ना? बोले क्यों कुष्ठ और तगर को क्यों छोड़ना है? बोले गंध वर्ग के द्रव्य, डेट इज एलादि गंध के द्रव्य, जो सुगंधी द्रव्य है, उनका धूमवर्ती के निर्माण में प्रयोग करो, बट दो द्रव्य को छोड़कर। कौन से? कुष्ठ और तगर का। बोले कुष्ठ और तगर का जब आप प्रयोग करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? तो मस्तुलुंग का स्त्राव होगा, है ना? किसका स्त्राव होगा? मस्तुलुंग, डेट इज ब्रेन क्या हो जाएगा? तो पिघल कर निकलने लग जाएगा अपने नासा से, है ना? तो बोले इसके लिए जब आप धूमवर्ती का निर्माण कर रहे हो तो गंध वर्ग के द्रव्य यूज करो, कि मतलब बाकी के जो भी है एला-विला वो सब यूज़ कर लो। आप कुष्ठ और तगर का यूज़ नहीं करोगे। बोले कुष्ठ और तगर का अगर आपने यूज़ कर लिया तो मस्तुलुंग का स्त्राव हो सकता है। तो कभी आ गया कि धूमपान में किनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धूमपान में धूमवर्ती का प्रयोग करेंगे ना, तो धूमवर्ती निर्माण में हम कुष्ठ और तगर का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तगर उष्णवीर्य वाला द्रव्य है, तभी तो मस्तुलुंग का स्त्राव करा था और तभी हम शीत प्रशमन महाकषाय में यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या बता रहे? अग्रु, है ना? ये अभी मैंने मल्टीपल टाइम्स बोल दिया, उष्णवीर्य वाला है। क्रीमिज, क्रीमी जगद, लोह, ये सब इसके पर्याय है। और क्या बता रहे? धान्यक, अभी मैंने जस्ट बोला था, जब हम धान्य का फल ले रहे हैं, है ना? सूखे हुए वगैरह हम उसके फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो कैसे होता है? वो उष्णवीर्य वाला होता है। जो आर्द्र धान्य की मतलब धनिया की पत्ती हम लेते हैं, वो कैसा होता है? तो वो शीतवीर्य वाला, पित्त का शमन वगैरह करने वाला होता है ना? तो यहाँ पर धान्यक से हम क्या लेंगे? जो सूखा धनिया हम लेंगे वहाँ पर, ऐसे करके याद रखना है, ठीक है? उसके बाद क्या बता रहे हैं? श्रृंगवेर, दैट इज मतलब अपनी शुंठी, उष्णवीर्य वाला, शीत का प्रशमन करेगा। भूतिक, अपनी अजवाइन दैट इज सेवानिका, वो भी कैसे होती है? उष्णवीर्य वाला द्रव्य है, वो भी शीत प्रशमन करेगा। वचा तिक्त उष्ण कटु, कंठकारी तिक्त उष्ण कटु, अग्निमंथ तिक्त उष्ण कटु, शोनाक तिक्त उष्ण कटु, है ना? पिप्पली कटु, अन उष्ण, अशीत मधुर। कटु होता है, ना उष्ण होता है अधिक, ना शीत होता है, बट फिर भी उष्ण वीर्य जैसे कर्म वगैरह करता है। तो ये भी क्या करेगा? सभी शीत का प्रशमन करेंगे। तो मोस्टली मोस्टली क्या, सभी अपने ऐसे उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपने को याद रखना है भाई, अग्निमंत, शौनक, कंठकारी, ये सब कौन से? तो दशमूल के 3 द्रव्य यहाँ पर आ गए। कौन कौन से? अग्निमंत, शौनक और कंठकारी, ये दशमूल के अपने 3 द्रव्य आ गए। ओके, बाकी हम देख रहे हैं मसाले वाले बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ रहे हैं। क्या क्या आ गया? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शुंठी, भूतिक मतलब अजवाइन, है ना? धान्यक मतलब धनिया, ये सब अपने कौन से? तो मसाले वाले आ गए। और पिपली चाहिए तो आप पिपली को भी यूज़ कर लो, ये पिपली भी तो हम मसाले वाले में यूज़ करते ही है घर पे, है ना? तो ये 4 द्रव्य आप मसाले वाले यूज़ कर लो। अब मसाले को हम बोलते हैं क्या? गरम मसाला, तो सीधी बात है वो शीत का प्रशमन करेगा। ओके, तो धनिया दैट इज़ धान्यक, शुंग दैट इज़ शुंठी, भूतिक दैट इज़ एवानी का अजवाइन, और पिपली, ये सभी कैसे? गरम मसाले वाले। तो ये सभी क्या करेंगे? शीत का प्रशमन करेंगे, है ना? स्टार्टिंग के 2 द्रव्य तो हमेशा ही याद रखना है, तगर और अगरू। तो कभी भी डिवीज़न करके याद रखो। एक साथ पूरा 10 रट्टा मत मारो।
वी शुड नो स्टार्टिंग के 2-3 द्रव्य एक साथ कर लो, तगर और अगरु। अगरु कहाँ गया था? शीत प्रशमन में तो आ ही रहा है, बट अगरु श्वास हर में भी आ गया था। ऐसे करके अपने को याद रखना है। बाकी दशमूल के कौन से द्रव्य हैं? तो कंठकारी है, शोनाक है और अग्निमंत है। ओके? अब गरम मसाले वाले कौन से यहाँ पर? तो धान्यक, श्रृंगवेर, भूतिक और पिप्पली है यहाँ पर। ऐसे करके अपने को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है? तो ये हो गया अपने सभी शीत प्रशमन, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप धान्य याद रख लो और यहाँ पर आप क्या करोगे तो एक अगरू याद रखोगे जो अपने शीत प्रशमन में भी आ रहे थे और अपने श्वास हर में भी आ रहे थे। उसके बाद हम देख रहे हैं उदर्द प्रशमन महाकषाय। ओके, उदर अर्टिक एरिया। ओके, तो उदर्द प्रशमन महाकषाय में मोस्टली कौन से द्रव्य है? कषाय रसात्मक द्रव्य है, क्योंकि उदर्द में क्या होता है? कफ की प्रधानता होती है। शारंगर बोलते हैं उदर्द में कफ के साथ पित्त ना, या वी कैन से पित्त के साथ कफ होता है, और शीत पित्त में पित्त के साथ क्या होता है? तो वात होता है करके। ओके, अब ध्यान में रखो क्या बता रहा हूँ। उदर्द में भी ईचिंग हो रही है, शीत पित्त में भी ईचिंग हो रही है। अर्टिक एरिया से हम कंपेयर कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है? उदर्द में पित्त के साथ कफ का संबंध है। अब पित्त के साथ कफ का संबंध होने की वजह से यहाँ पर जो कंडू दैट इज ईचिंग होगा, ये मैक्सिमम होगा, और जो वेदना होगा दैट इज पेन होगा, वो भी होगा बट कम होगा। किसमें? तो उदर्त में, क्योंकि यहाँ पर कफ की प्रधानता है, पित्त के साथ कफ है। शीत पित्त में क्या होगा? शीत पित्त में पित्त के साथ वात है, तो वहां पर जो कंडू होगा वो थोड़ा कम होगा, बट यहाँ पर वेदना दैट मीन्स पेन जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि वात की वजह से क्या होता है? पेन होता है, कफ की वजह से क्या होता है? कंडू होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन उदर्द और शीत पित्त। उदर्द में क्या है? पित्त के साथ कफ का संबंध है, शारंदर बता रहे, और शीत पित्त में क्या है? पित्त के साथ वात का संबंध है ना? तो वहां पर पित्त के साथ कफ का संबंध होने की वजह से कंडू अधिक होगा और वेदना कम होगा। शीत पित्त में पित्त के साथ वात का संबंध होने की वजह से वेदना अधिक होगा, और जो मतलब कंडू होगा वो कम होगा। सिंपल सा लॉजिक। ये हो गया अपने शारंदर। माधव क्या बताते हैं? माधव बोलते हैं उदर्द और शीत पित्त दोनों त्रिदोषज है करके। दोनों कैसे? त्रिदोषज है। बट उदर्द में कफ की प्रधानता है और शीत पित्त में वात की प्रधानता है। तो इसके लिए उदर्द में कंडू अधिकता होगी और शीत पित्त में क्या होगा? तो वहां पर वेदना अधिक होगा। दोनों जगह पर ईचिंग मिलेगा, दोनों जगह पर पेन मिलेगा, बट उदर्द में कफ की प्रधानता होने की वजह से ईचिंग ज्यादा, पेन कम। ओके, और शीत पित्त में वात की प्रधानता होने की वजह से पेन ज्यादा और ईचिंग कम। ऐसे करके अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो उदर्द के बारे में शारंगधर ने बोला पित्त के साथ कफ, और शीत पित्त में शारंगधर ने बोला पित्त के साथ वात। माधव बोलते हैं उदर्द हो या शीत पित्त हो, दोनों त्रिदोषज है, बट उदर्द में त्रिदोषज होने के बाद भी कफ की प्रधानता है, और शीत पित्त में त्रिदोषज होने पर भी वात की प्रधानता है ना? अब लक्षण क्या बता रहे माधव, देखो यहाँ पर। तो बोले वरटी दष्ट संस्थान, तो बोले वरटी दैट इज ततैया, अपने येलो कलर कहते हैं ना, ततैया बाइट करते हैं। तो बोले वरटी दष्ट संस्थान, बोले ततैया के बाइट करने के बाद जैसे शोथ की उत्पत्ति होती है, वैसे ही कहां पर होगा? तो उदर्त में होगा करके। तो बोले वरटी दष्ट संस्थान शोथ संजायते बही, की एक्सटर्नल स्वेलिंग वगैरह हो रही है, कंडू हो रहा है ना? तो बोले कंडू दोष बहुला छर्दी ज्वर विदाहवान। बोले कंडू होगा, दोष आधिक्य होने पर छर्दी ज्वर विदाह वगैरह होगा। उदर्दम तम विद्यात, इसको हम क्या बोलेंगे? उदर्त बोलेंगे। शीत पित्तम अता परे, इसको शीत पित्त भी बोला जाता है। मेन क्या बोला उन्होंने? वरटी दष्ट संस्थान किसका लक्षण है? तो बोले उदर्त का लक्षण है, जिसको शीत पित्त भी बोलते हैं। फिर बताते हैं शीत पित्त तो बोल रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बोले वात अधिकम शीत पित्तम उदरदस्तु कफ अधिकाः। तो बोले वात की अधिकता होगी तो हम शीत पित्त बोलेंगे, और कफ की अधिकता होगी तो हम उदर्द बोलेंगे। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो उदर्द और शीत पित्त में हमने डिफरेंस देखा। शारंदर क्या बता रहे हैं, माधव क्या बता रहे हैं? शारंदर का मत है पित्त के साथ कफ हुआ तो उदर्द, है ना? शारंदर बता रहे पित्त के साथ वात आया तो उसको हम शीत पित्त करके बता रहे हैं। ठीक है, माधव क्या बता रहे थे? त्रिदोषज है। जब कफ की अधिकता होगी तो क्या बोलेंगे? उदर्द बोलेंगे, और जब वात की अधिकता होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? शीत पित्त करके बोलेंगे। और यहाँ पर लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरटी दष्ट संस्थान किसका लक्षण है? उदर्द का लक्षण है, जिसको शीत पित्त भी बोलते हैं। तो बोले शीत पित्त तो बोल रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जहां पर वेदना की अधिकता होगी, है ना, दैट मीन्स की वात अधिक्य होगी तो वो शीत पित्त होगा, और जहां पर कफ की अधिकता होगी, कंडु अधिक्य होगा, उसको हम उदर्द बोलेंगे। होप सो क्लियर है। शारंगधर और मतलब माधव के अनुसार हमने उदर्द और शीत पित्त में डिफरेंस देख लिया। अब हम उदर्द में आ रहे हैं, है ना? दैट इज उदर्द प्रशमन, कि दैट इज एंटी अर्टिकेरियल्स।
अर्टिकेरिया का नाश करने वाला या उसको अपोज करने वाला इस अपना उदद प्रशमन। यहाँ पर मोस्टली अपने कषाय रसात्मक द्रव्य है। पहले क्या बोला है? तेंदुक। और क्या बोला है? प्रियाल। प्रियालिस चिरौंजी, है ना? तेंदुक, तेंदुए का पत्ता कहाँ पर यूज करें? बीड़ी बनाने में। ओके, तो अगली बार अगर किसी को ईचिंग होगा तो इमेजिन कर लेना, पीना नहीं बीड़ी, है ना? कि बीड़ी पीने से जो ईचिंग होगी वो कम होगी। क्यों ऐसे सोचेंगे हम? क्योंकि जो बीड़ी बनती है ना? बीड़ी कौन से पत्ते से बनती है? तो तेंदुक के पत्र से बनती है ना? तो इसके लिए यहाँ पर अपने को ध्यान में ऐसे रखना है कि बीड़ी पीने वाले को ईचिंग नहीं होती है। ये अगली बार जब भी अपने अभी ईचिंग एज़ सच कोई डिज़ीज़ तो है नहीं कि मतलब बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली कभी भी अपने को कुछ बाइट वगैरह कर लिया, ईचिंग हो रही है, तो जस्ट सोच लेना, अच्छा बीड़ी पीना चाहिए तो ईचिंग कम हो रहेगा, पीना बिल्कुल नहीं। खाली एक बात बता रहा हूँ, ओके? तो यहाँ पर तिंदुक, प्रियाल, बदर, खदीर, कदर, सप्तपर्णा, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सप्तपर्णा, अश्वकर्ण, अर्जुन। तो यहाँ पर आर एन वाले आ रहे, सप्तपर्णा, अश्वकर्ण और अर्जुन, ये आ गए। और क्या बोला है? असन, अरिमेद। तो यहाँ पर खदीर के प्रकार आ रहे। कौन कौन से खदीर के प्रकार आ गए? खदीर आ गया, कदर आ गया, कदर भी खदीर का प्रकार है, और अरिमेद ये भी क्या है? तो खदीर के प्रकार है। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया खदीर के प्रकार कौन से महाकषाय में वर्णित है? तो बोले कि उदर्द प्रशमन महाकषाय में खदीर के प्रकार का वर्णन किया गया है करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जहाँ पर खदीर, कदर और अरीमेद सभी आ गए। अब उदर्द आपने को पता चला ना, अर्टिकेरिया स्किन डिजीज है, और स्किन डिजीज कुष्ठ में श्रेष्ठ क्या होता है? तो खदीर होता है। तो सीधी बात है यहाँ पर खदीर के प्रकार आने चाहिए, है ना? बट याद रखना खदीर के प्रकार कुष्ठग्ना में नहीं लगा के आओगे, है ना? खदीर के प्रकार तीनों प्रकार कहाँ पर आ रहे हैं? दैट इज खदीर, कदर और अरीमेद। ये कहाँ पर आ रहे हैं? तो उदर्द प्रशमन में आ रहे हैं। उदर्द इज अपना स्किन डिजीज, अर्टिकेरिया वगैरह हो रहा है। सप्तपर्ण भी आ गया। सप्तपर्ण कुष्ठग्न में था नहीं था? याद करो। हाँ, है ना? मैंने बोला था सप्तपन्ना एज़ अ एंटी मलेरियल बहुत ही फेमस है, विषम जो रगना। बट उसका भी वर्णन हम देखते हैं उद्दंत प्रशमन महाकषाय में किया गया है करके। अर्जुन कषाय रसात्मक द्रव्य है। असन दैट इज़ बीजक, विजयसार ये भी कैसे कषाय रसात्मक द्रव्य है। तो सभी उद्दंत प्रशमन महाकषाय में अपने आ गए। खदीर, कदर, अरीमेद ये अपने खदीर के प्रकार इम्पोर्टेंट। बाकी हम देख रहे हैं अर्जुन, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अर्जुन प्रैक्टिकली हम कहाँ पर यूज करते हैं? तो हृदय रोग में। बट हृदय महाकषाय में अर्जुन था क्या? हृदय महाकषाय में अर्जुन था क्या? नहीं था। वहां पर सभी एक ही रसात्मक द्रव्य थे। कौन से रस वाले द्रव्य थे वहां पर? अम्ल रस वाले, है ना? सभी अम्ल रसात्मक द्रव्य थे। आम्र, आम्रतक, लिकोज, कुवल, बदर, दाड़िम, मातुलुंग वगैरह ऐसे करके हमने सब देखे थे, है ना? बाकी और कोई रस के थे ही नहीं वहां पर। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अर्जुन का वर्णन आचार्य चरक ने कौन से महाकषाय में किया? तो बोले कि उदर्त प्रशमन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। और क्या याद रखेंगे हम? खदीर के तीनों प्रकार यहाँ पर आ गए, खदीर, कदर और अरीमेद। कहाँ पर? उदत्त प्रशमन। और बीड़ी पीने से क्या होता है? तो ईचिंग का नाश होता है, उदर प्रशमन का नाश होता है, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है? ये हो गए उदर्द प्रशमन। उसके बाद हम देख रहे हैं अंग मर्द प्रशमन, कि जो अपनी बॉडी एक हो रही है उसको दूर करने वाले, है ना? तो अंग मर्द प्रशमन में सीधी बात है 10 मूल के कुछ तो द्रव्य आने चाहिए। 10 मूल हम यूज करते हैं कॉमनली, भले ही त्रिदोष नाशक है, वातज विकार में कॉमनली हम 10 मूल यूज करते हैं, है ना? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विदारी गंधा, बहुत बार मैंने बोला है विदारी गंधा किसका पर्याय है? शाल पर्णी, है ना? सरीवन परिवन कुछ नहीं करना है। विदारी गंधा क्या अपना? शाल पर्णी। उसके बाद पृष्ठपर्णी, बृहति, कंटकारी का, ये कौन से इसमें आ गए? सभी लघु पंचमूल। बट लघु पंचमूल का एक द्रव्य नहीं आया। कौन सा द्रव्य नहीं आया? गोक्षुर नहीं आया। ओके, याद रखना अंगमर्द प्रशमन में लघु पंचमूल के 5 द्रव्य है ना? कौन से? शालपन्नी, पृष्ठपन्नी, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर। तो यहाँ पर गोक्षुर छोड़कर बाकी अपने चारों द्रव्य आ गए। ओके, आगे क्या बोला यहाँ पर? एरंड। एरंड के नाम में ही है। एरंड के जब हम बेसोनिम देखते हैं कि एरंड को एरंड क्यों बोला जाता है, तो बोलते हैं असमन्तात ईरियति अंगानी। तो बोले जहां पर बॉडी की स्टिफनेस दूर करके बॉडी को जो गतिशील बनाए, दैट इज एरंड। तो अंग मर्द प्रशमन, पूरा बॉडी एक हो रहा है, तो वो एक को नाश करके बॉडी को गतिशील बनाने वाला कौन है? एरंड। तो एरंड तो अंग मर्द प्रशमन में आना ही था, है ना? ध्यान में रखो। एरंड कैसा होता है? तो एरंड के बेसोनिम दैट इज उसका मीनिंग क्या है उसमें ही हम देखते हैं। असमन्तात ईरियति अंगानी, जो शरीर के स्टिफनेस को दूर करके उसको गतिशील बनाए, ऐसा अपना एरंड होता है। तो अंगमत प्रशमन में आना ही चाहिए था। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पर? काकोली, है ना? अलग सा द्रव्य आ गया अपने जीवनीय महाकषाय का। और क्या बता रहे? चंदन,
उशिर और क्या यहाँ पर बताया उन्होंने तो एला और क्या बताया तो मधुक। मधु किस यष्टि मधु? यष्टि मधु 11 महाकषाय में आने वाले। वो 11 महाकषाय चैप्टर के एंड में सब हम एक साथ देख लेंगे, है ना? अब यहाँ पर मोस्टली आप याद रखोगे अंगमर्द प्रशमन के में लघु पंचमूल के 4 द्रव्य आए, 1 द्रव्य नहीं आया। कौन सा द्रव्य नहीं आया यहाँ पर? तो अपना गोक्षुर नहीं आया। ऐसे करके अपने को ध्यान में रखना है। और एरंड बॉडी में जहाँ पर भी स्टिफनेस वगैरह होती है, तो वहाँ पर हम एरंड का बहुत ही कॉमनली प्रयोग करते हैं। ओके, बाकी चंदन, उशी जैसे थोड़े शीत वीर्य वाले द्रव्य भी यहाँ पर आ गए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं एरंड, एला, चंदन, उशिर, ताकुली और मधुक। ये मैंने पेयर किया हुआ है। कैसे पेयर? ए वाले, एरंड और एला, है ना? चंदन और उशिर दोनों शीत वीर्य वाले द्रव्य, षडंग पानी वाले। ताकुली और मधुक ये कौन से अपने जीवनी और महाकषाय के दोनों मधुर रसात्मक द्रव्य है। ये दोनों मधुर रसात्मक काकुली मधुक, ये दोनों शीत वीर्य वाले, ये चंदन और उशिर, और ये दोनों अपने एरंड और एला ए से स्टार्ट होने वाले, है ना? ये तो हो गए 6 द्रव्य। बाकी हमने देख लिया था लघु पंचमूल के 4 द्रव्य कौन कौन से? शालपन्नी, कृष्णपन्नी, बृहति, कंठकारिका। कौन सा नहीं है? गोक्षु नहीं है। तो इससे 10 द्रव्य इजीली याद हो जाते हैं, है ना? हमेशा जरूरी नहीं हम श्लोक से करें। हम थोड़ा अपना लॉजिक करके अपने हिसाब से डिवीजन करके भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं शूल, प्रशमन, महाकषाय। शूल, प्रशमन, महाकषाय और दीपनीय महाकषाय में कितने द्रव्य कॉमन थे? 7 द्रव्य, है ना? 7 द्रव्य। कौन से 7 द्रव्य? षडूषण तो था और कौन सा था? अजमोदा, अजमोदा, है ना? तो पहले 7 द्रव्य तो हम देख रहे हैं कॉमन है। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्वे, चित्रक, श्रृंगवेर, मरीच और अजमोदा, है ना? बाकी एक्चुअली हमने षडूषण करके कर दिया था और फिर बाद में हमने निमोनिक बना दिया था। षडूषण कॉमन करके और फिर हमने भा और गा कर दिया था, है ना? शूल प्रशमन में गा, जब पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है तो आदमी गाने लगता है, जोर से मतलब चीख कर गा रहा है वहां पर। और जब हमने दीपनीय देखा था तो भा कि मतलब भाग रहा था वो, दीपनीय अग्नि की वृद्धि हो रही तो भाग रहा था, ऐसे करके हमने निमोनिक बनाया हुआ था, है ना? षडूषण। और अगर हमने भा कर दिया तो वो अपना दीपनीय हो जाएगा और गा कर दिया तो शूल प्रशमन हो जाएगा। अब भा में क्या क्या था? बी से क्या था? बल्ला तक थी। एच से क्या था? हिंगुनीरास। ए से एक था अम्लवेतस और एक से एक था अजमोदा। ठीक है? अब यहाँ पर हम देख रहे हैं षड-उषण में गा कौन सा है? एक तो गंडीर और 3 अजा। गंडीर और 3 अजा, सिंपल सी बात है। तो 3 अजा कौन से? बकरी कौन से 3? एक तो अजगंधा, दूसरा अजाजी और तीसरा अजमोदा। ऐसे करके याद रखेंगे, है ना? तो ये सबसे सिंपल हो जाएगा कि षड-उषण प्लस क्या करना है अपने को? गा। ओके? षड-उषण प्लस गा करेंगे तो शूल, प्रशमन, माघ हो जाएगा अपने। तो जी से अपना गंडीर और 3 जो ए सभी अजा 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 वाले, अजगंधा, अजमोदा और अजाजी। ऐसे हो गए अपने शूल, प्रशमन, महाकषाय के 10 द्रव्य। सबसे सिंपल। और वैसे हमने दीप नहीं देखे थे तो षड उषण तो कॉमन है, बट एक ए भी कॉमन है। कौन सा ए कॉमन है? तो अजमोदा कॉमन है ना? ये हरियाणा पीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2024 वहां पर आया हुआ था। ठीक है, याद रखो ऐसे। उसके बाद हम देख रहे हैं शोणित स्थापन। अब शोणित स्थापन वाले कि मतलब जो ब्लीडिंग को स्टॉप करे, ऐसे वाले होने चाहिए अपने, है ना? तो यहाँ पर पहले ही क्या बोला उन्होंने? मधु, मधुका। ओके, मधु दैट इज मतलब क्या? तो मतलब अपना हनी, शहद। अब हम बहुत बार देखते हैं अग्निदग्ध हो रहा है तो वहां पर हम मधु का प्रयोग करवा रहे हैं, शार दग्ध हो रहा है तो वहां पर भी हम मधु का, मधुक वगैरह का प्रयोग वगैरह करवाते हैं। तो जहां पर भी और प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं घर में, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ कट गया अपने पास है नहीं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? उसको वोन को क्लोज वगैरह करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम मधु लगा रहे हैं, घृत लगा रहे हैं, हरिद्रा लगा रहे हैं, शर्करा लगा रहे हैं। बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं कि चीनी को क्या कर देंगे, चीनी में को मधु में मिला देंगे या हल्दी में मिला देंगे और लोकली लगा लेते हैं। बहुत प्रैक्टिकली हम ये सब बातें देखते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शोणित स्थापन महाकषाय में क्या क्या है। तो एक तो मधु, दैट इज अपना शहद आ गया। दूसरा मधुक, यष्टि मधु आ गया। तीसरा रुधिर। अब रुधिर का मतलब रक्त तो होता है बट यहाँ पर रक्त नहीं है। यहाँ पर रुधिर का मतलब क्या है? केशर, है ना? दैट इज कुमकुम वाला। कुमकुम का लैटिन नेम बोलो एनीवन? या क्रोकस सटाइवा। ओके, तो इसके लिए इसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। कौन सा केमिकल कॉम्पोजिशन होता है? क्रोसिन। याद रखो, क्रोसिन पैरासिटामोल का ब्रांड नेम तो है ना? ये बचपन में हम लेते थे क्रोसिन वगैरह, आजकल तो डोलो चलता है। पैरासिटामोल का ब्रांड नेम है, वो छोड़ दो। बट क्रोसिन अगर पूछ लिया भाई किसका केमिकल कॉम्पोजिशन है,
तो आप बोलेंगे कुमकुम का, जिसको हम केसर करके ही बोलते हैं, क्रोकस सटाइवा, है ना? बट उसका मतलब अपने को याद रखना है कि उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज़ कॉल्ड एज़ क्रोसिन। अब ये क्रोसिन पैरासिटामॉल वाला क्रोसिन नहीं है, ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन उसके लैटिन नेम से बना है, क्रोकस तो क्रोसिन, ऐसे याद रखना है। अब सीधी बात है, कुमकुम, केशर वगैरह कैसे होते हैं? तो रेडिश कलर के होते हैं, तो इसके लिए उसको रुधिर करके बोला है ना? अब शोणित स्थापन में रुधिर आया हुआ है, बट यहाँ पर रुधिर मतलब शोणित स्थापन मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो वहाँ पर रुधिर तो दिया हुआ है, बट रुधिर मतलब यहाँ पर क्या है? तो रुधिर मतलब ब्लड नहीं है, वहाँ पर कुमकुम, केशर का पर्याय है। फिर क्या बोला? मोछ रस, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बार मैंने बोला है। मोछ रस शाल्मली का निर्यास है, जो पिच्छा बस्ती में हम यूज़ करते हैं। और पिच्छा बस्ती का प्रयोग कहाँ करते हैं? रक्त अतिसार में, रक्तज प्रवाहिका में, जहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रहा है वहीं पर यूज़ करते हैं। क्यों? कैसा होता है? कषाय रसात्मक होता है ना? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम मोछ रस का बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, एमीबिक डिसेंट्री हो रही है ना? जहाँ पर मतलब स्टूल जा रहा है ब्लड के साथ, म्यूकस के साथ, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? मोछ रस को बकरी के दूध के साथ वगैरह देते हैं, ओरली खाने के लिए देते हैं, ना? तो वैसे ही मोछ रस की एक बस्ती आती है व्हिच इज़ पिच्छा बस्ती, उसको भी हम रक्तज जहाँ पर भी मतलब गुद प्रदेश से ये हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद मृत कपाल, ये हमने मल्टीपल टाइम्स देख लिया कि केवल मृत आया तो छर्दी निग्रहण, मृत कपाल आया तो शोणित स्थापन और भ्रिष्ट मृत आया, भुनी हुई मिट्टी आई तो कहाँ पर? पुरुष विरजनीय, है ना? उसके पास लोध्र, लोध्र भी कैसे? कषाय रसात्मक। गैरिक, ये अपना रस शास्त्र वाला द्रव्य आ गया, इंपॉर्टेंट याद रखना है। गैरिक भी कैसा होता है? रेडिश कलर का होता है, तो उसको हम शोणित स्थापन, ब्लीडिंग, जो रेडिश कलर की ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए, है ना? गैरिक अपना रस शास्त्र वाला द्रव्य, जिसको काम यूज करें शोणित स्थापन में। एक हमने रस शास्त्र वाला द्रव्य और देखा था, समुद्र फेन। कहाँ पर देखा था हमने? समुद्र फेन। वेरी गुड। शुक्र शोधन, है ना? शुक्र शोधन में किसके निर्यास का भी प्रयोग कर रहे थे हम? कदम्ब निर्यास, है ना? कदम निर्यास का भी प्रयोग करवा रहे हैं, याद रखो। तो यहाँ पर गैरिक वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अलग सा द्रव्य है, नॉर्मली प्लांट बेस्ड हम देख रहे हैं, यहाँ पर गैरिक भी आ गया। प्रियंगु कषाय, बहुत बार मैंने बोला है, प्रियंगु, है ना, मोचरस, ये सभी कैसे होते हैं? कषाय होते हैं। शर्करा, पित्तज कंडीशन है ना, शोणित, ब्लीडिंग हो रही है, अब रक्त का पित्त के साथ आश्रय आश्रय संबंध, रक्त पित्त है तो वहां पर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? शर्करा। मैंने पहले ही बोल दिया, जहां पर भी पित्तज कंडीशन आया कि दाहा प्रशमन करना है, ज्वर हर करना है, या शोणित स्थापन करना है, ये तीनों जगह पर अपना क्या आएगा? तो शर्करा, डेट इज टीनी आएगा। और क्या बोला है? लाजा, है ना, डेट इज लाई। ओके, तो लाजा और शर्करा ये दोनों द्रव्य शोणित स्थापन में भी आए थे, और दाह प्रशमन में भी हमने देखा था, वहां पर भी हमने लाजा देखा था, याद रहेगा। दाह प्रशमन में हम स्टार्टिंग में ही देखे थे कि वहां पर भी क्या था? लाजा था। ओके, तो लाजा हम देख रहे हैं दाह प्रशमन में भी है, और यहाँ पर हम शर्करा देख रहे हैं, वो भी दाह प्रशमन में है। और वैसे ही लाजा और शर्करा भी हम कहाँ देख रहे हैं? तो शोणित स्थापन में, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी हम लाजा और शर्करा का यूज करें। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो गैरिक, है ना, जो रस शास्त्र का अपना द्रव्य हो गया। मोस्टली अपने प्लांट बेस्ड द्रव्य, रस शास्त्र के द्रव्य बहुत ही ना के बराबर है, तो उनको याद रखेंगे कि गैरिक अपना रस शास्त्र वाला द्रव्य है, शोधित स्थापन में। दूसरा मृत कपाल, तो वहां पर तीनों मिट्टी हमेशा याद रखना है ना? मृत की दर छर्दी निग्रहण, मृत कपाल शोणित स्थापन, और भ्रष्ट मृत की दर पुरुष विरजनीय। और तीसरा यहाँ पर याद रखो कि रुधिर, जो केशर या कुमकुम का पर्याय है, वो भी हम शोणित स्थापन महाकषाय में यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टॉप, कोई डाउट यू कैन आस्क। चलो, बाय।